एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम HPSC PGT के लिए वो वीडियो लेके आए हैं, वो वीडियो प्रिपेयर किया है, कंटेंट प्रिपेयर किया है जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों को वेट था, या कह लीजिए कि उनका ये पार्ट काफ़ी अभी भी उनको नहीं लग रहा है, कि श्योरिटी नहीं लग रही है और नहीं लग रहा है कि कैसा क्वेश्चन आएंगे, नहीं पता है। सो हियर इज योर राइटिंग एबिलिटी MCQs। तो किस तरीके के MCQs आने वाले हैं आप लोगों को, मैंने हर तरह का MCQ इस वीडियो में डाला है, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स। तो कुछ आपको लगेंगे कि वेरी इजी, ये चीज हमें वीडियो देख के या पढ़ के पता चल गई थी, तो हमने फॉर्मेट देख लिए हैं, टाइप्स देख लिए हैं अबाउट राइटिंग एबिलिटी सेक्शन, तो आप उसको सॉल्व इजीली कर पाओगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप अभी भी देखेंगे कि किस तरीके से होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें, यानी पैटर्न क्या है, व्हाट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा, वो सारी चीजें आपको मैं डिस्कस करूंगी। करते करते आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है इस सेक्शन से, इस तरीके का भी आ सकता है। सो आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोन ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स जो होते हैं उनकी क्या टोन होती है। अब जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव होते हैं, या फिर इनकोहेरेंट होते हैं, या फ्रेंडली होते हैं, या फिर क्लियर एंड टू द पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं नहीं भी बोलूंगी आपको तो भी आंसर बहुत ही क्लियर होता है कि जो फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स किस में आते हैं, बिजनेस लेटर्स फॉर्मल लेटर्स में आते हैं, है ना। सो फॉर्मल लेटर क्या होता है, बहुत ही क्लियर एंड टू द पॉइंट होता है, यानी प्रिसाइज वे में हम उसके अंदर कोई हम ना तो लंबा करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, ना ही वो इनकोहेरेंट होता है, ना ही वो बहुत ही फ्रेंडली कैजुअल होता है। ठीक है, सो आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following is an expression in business letters। अगर हम business letters की ही बात करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो business letter को express करता है, expression। देखो business letter या लिख दिया जाए, या birthday letter लिख दिया जाए, या कोई ऐसा लिख दिया जाए, है ना, personal letter लिख दिया जाए, तो पहले तो आपने ये देख लेना है कि letter formal में आ रहा है या informal में आ रहा है, बस वहीं से आपका question solve हो जाने वाला है। So wishing you a very happy birthday ये हम लिख सकते हैं, या फिर I am very eager to meet you, या फिर प्लीज रिप्लाई एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वेकेशन। ठीक है, यानी कि आपको क्या लगता है कि बिजनेस लेटर इनमें से कौन से वाले में जो है बिजनेस लेटर मतलब पता चल रहा है कि ये इसकी लाइन होगी। सो द आंसर इज सी, बहुत ही क्लियर है। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे हम अपने फ्रेंड को भी कह देते हैं, मुझे बहुत आपसे मिलने की जल्दी है, ऐसा भी हम कोई मीटिंग लेटर्स या फिर हम सॉरी किसी बिजनेस लेटर्स में नहीं बोलते हैं। या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वेकेशन, वेकेशन पे तो हम बिजनेस लेटर के लिए हम वेकेशन के बारे में उसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, है ना। सो हम क्या लिख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे रिप्लाई कीजिए। दिस कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस लेटर जो है, अगर हम व्हाट इज द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ बिजनेस लेटर। तो दूसरा ऐसा कौन सा पहलू होना चाहिए जब हम एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए, मतलब क्या अवॉइड करना चाहिए या क्या उसमें रखना चाहिए। सो कीप इट डिस्क्रिप्टिव, क्या हमें उसका ज्यादा उसको डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल नहीं। डू नॉट यूज पोलाइट लैंग्वेज, क्या हमें पोलाइट लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं, हम रूट थोड़ी ना बोलेंगे उसमें। अवॉइड एब्रीवेशंस, क्या हमें उसमें एब्रीवेशंस डालनी है या नहीं डालनी है। देन अवॉइड यूजिंग आई एंड वी। देखो अवॉइड, हम अब देख लेते हैं, द करेक्ट आंसर इज सी, अवॉइड यूजिंग एब्रीवेशंस। अब मैं कोई बिजनेस लेटर लिख रही हूँ, उसके अंदर मैंने लिख दिया, जैसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप चैट्स में लिख देते हैं कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं, हम थैंक यू की लिख देते हैं, या हम कोई भी हम लिखते हैं, एसएप हम लिख देते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, है ना। तो ये चीजें हमें बिजनेस लेटर्स में अवॉइड करनी चाहिए, रेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following must not be included followed in business letters ordering goods। अगर आप कुछ चीजें मंगवा रहे हैं तो इसमें से क्या चीजें आपको नहीं डालनी है। ब्रीफ एंड वेरी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब क्या इसमें से क्या चीजें फॉलो
नहीं होनी चाहिए, आइटमाइज्ड लिस्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी कितनी आपको रिक्वायर्ड है वो नहीं होना चाहिए। सो इसके अंदर आपको ब्रीफ एंड वेरी शॉर्ट नहीं जाना है। ब्रीफ एंड वेरी शॉर्ट क्यों नहीं जाना है? वैसे तो हम बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ चीजें मंगवा रहे हैं, है ना। सो अगर आप चीजों का अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, अब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों के ऊपर ऐसे लिख दें कि मुझे एक क्रीम चाहिए, वो क्रीम ऐसी ऐसी होगी, ये होगा वो होगा, है ना, ऐसा नहीं हम करते। कितनी क्रीम चाहिए आपको, कितने मतलब उसके पैकेट्स चाहिए, एग्जैक्ट क्या उसका कौन सा टोन चाहिए या क्या चाहिए, है ना, उसके आइटम की लिस्ट आप अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरीके से आप बिजनेस लेटर में अगर आप गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं तो आप ये चीज इंक्लूड करेंगे। Next one. What is the difference between the forms of friendly and business letters? Business letters या फिर आपका जो फ्रेंडली लेटर्स हैं यानी कैजुअल लेटर्स हैं या इनफॉर्मल आप कह सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? डेट नहीं लिखते हम, या फिर हम एड्रेस ऑफ राइटर नहीं लिखते हैं, एड्रेस ऑफ रिसीवर नहीं लिखते हैं, या फिर हम हेडिंग नहीं देते हैं उसके अंदर। सो ऐसा क्या है जो उसके अंदर हम नहीं देते हैं? इट इज एड्रेस ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का एड्रेस हम नहीं देते हैं। जब हम फ्रेंडली लेटर्स लिखते हैं हम जस्ट अपने फ्रेंड का नेम डाल देते हैं, बट अदरवाइज हम अगर बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो हम उसमें प्रॉपर कॉर्पोरेट का पूरा एड्रेस देते हैं। तो रिसीव कौन करने वाला है ना, सो उसके बारे में, सो ये सारी चीजें। नेक्स्ट वन, अब ये प्रेसी राइटिंग के ऊपर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसी राइटिंग? अगर हम प्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? क्या वो पैराफ्रेजिंग होती है, क्या वो कॉम्प्रिहेंड करना होता है, या फिर वो समराइज करना होता है, या फिर वो प्रूफ रीडिंग करना होता है? तो इनमें से क्या चीज होती है प्रेसी राइटिंग? सो प्रेसी राइटिंग इज बेसिकली समराइजिंग द थिंग, ठीक है, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, बहुत ही छोटा करके लिख रहे हो, उसकी एज अ समरी बना के लिख रहे हो, बस उसको छोटा कर देना है, बट हाँ है तो उसकी ओवरऑल समरी, उसका कोर आइडिया आपने इंक्लूड करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the general rule for word limit in pressy writing? जनरली मतलब ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं है कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना है या ऐसा है। हो भी सकता है, वो इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है, बट अदरवाइज अगर आप एक प्रेसी लिख रहे हो तो उसकी क्या वर्ड लिमिट इनमें से मतलब होना चाहिए, ऐसा क्या जनरल रूल है? इट शुड कंटेन मोर देन 1.5 नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि उसका आधा एटलीस्ट होना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का, या फिर इट शुड नॉट कंटेन मोर देन अ थर्ड ऑफ द नंबर, यानी उसका एक तिहाई नहीं होना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का, या फिर इट शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स, या फिर सेम नंबर का ही होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा 1/2 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें से? वैसे तो आप खुद भी जज कर सकते हो कि 1/3 होना चाहिए। जब मैंने आपको राइटिंग एबिलिटी का सेक्शन भी पूरा करवाया, उसमें भी आपको ये बताया था कि जब हम प्रेसी बनाते हैं तो ऑलमोस्ट प्रेसी कैसी होनी चाहिए, जो आपका ओरिजिनल पैसेज है उसकी 1/3 उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट। Next question. Which of the following is the correct method of procedure for pressy writing? तो इनमें से क्या चीज होनी चाहिए? रीडिंग रिवीजन या राइटिंग, रीडिंग लर्निंग या राइटिंग, या फिर रीडिंग राइटिंग या फिर रिवीजन, या फिर रीडिंग रिकलेक्टिंग एंड देन रिवीजन? सो रीडिंग राइटिंग एंड रिवीजन ये आपका करेक्ट मेथड होना चाहिए अगर आप एक प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं। मतलब आपको पहले रीड करना है, उसको लिखना है, फिर उसको रिवाइज करना है कि मैंने कोई चीज अभी भी है जो मैं इसमें से और ज्यादा मतलब प्रिसाइज कर सकती हूँ उसको या नहीं कर सकती हूँ, अनवांटेड चीज तो नहीं है, कोई अननेसेसरी डिटेल तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ की सेंटेंस इन प्रेसी राइटिंग? तो की सेंटेंस क्या होता है प्रेसी राइटिंग का? इट हेल्प्स इन समराइजिंग द पैसेज, या फिर इट सप्लाइज टाइटल टू द पैसेज, या फिर इट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस इन द पैसेज, या फिर इट कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज? इनमें से क्या चीज की सेंटेंस है, यानी कि होना ही चाहिए। अब इसमें से आपको टाइटल ऑफ द पैसेज जो है वो जरूर होना चाहिए, यानी कि की सेंटेंस क्या होता है जिससे मुझे पता चले कि प्रेसी है किस बारे में है। तो आपका जो मेन सेंटेंस होना चाहिए, मेन चीज जो होनी चाहिए, मेन सी चीज किससे पता चलती है? टाइटल से। सो इट सप्लाइज टाइटल टू द पैसेज, ठीक है।
Then, a précis should be written in which form of speech? Very important, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इनडायरेक्ट में डालनी है या फिर इंफॉर्मेटिव डालनी है या फिर जब प्रेसी लिखनी है तो आपको या फिर डायरेक्ट में लिखनी है या फिर आपको परसुएसिव स्पीच में लिखनी है। आपको ये इनडायरेक्ट में लिखनी है। इनडायरेक्ट मीन्स ऐसा डायरेक्टली हम नहीं बोलते कि मैं ये चीज बोल रही हूँ या मैं मतलब मेरे ये विचार है, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं। हम इनडायरेक्ट स्पीच में ही इसको देते हैं, जैसा प्रेसी है उसकी जो टोन है उसकी जो चीजें हैं वैसे ही हम उसको डिनोट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट वन, लिटरल मीनिंग क्या होता है पैराफ्रेज का? पैराफ्रेज क्या होता है एग्जैक्टली? सो सेम सेंटेंस, पैराफ्रेज का लिटरल मीनिंग होता है इक्विवेलेंट सेंटेंस या रेलेवेंट सेंटेंस या फिर रीफ्रेमिंग सेंटेंस। चारों ऑप्शंस बहुत ही एक जैसे लगेंगे। तो इसमें से इक्विवेलेंट सेंटेंस यानी अगर मैं ये ना बोल के ये भी बोल दूं तो भी चलेगा, उसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। ठीक है, पैराफ्रेज मीन्स जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस मैंने यूज किए हैं उसी के इक्विवेलेंट यानी उसी के बराबरी का कोई सेंटेंस अगर मैं पढ़ रही हूँ, यूज कर रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें शब्द कम हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने मान लो आपको एक बात समझाई जिसमें मैंने दो लाइनें बोली, दो सेंटेंस बोले। उन दो सेंटेंस को फिर मैंने एक ही सेंटेंस में बोल दिया, बात सेम ही थी। ठीक है, तो वो क्या बन गया? इक्विवेलेंट सेंटेंस है, यानी पैराफ्रेज किया उसको, इक्विवेलेंट है यानी एक ही बात कन्वे कर रहे हैं, एक ही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट यूसेज ऑफ पैराफ्रेजिंग? अगर हम पैराफ्रेजिंग की बात करते हैं तो इनमें से हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, करेक्ट चीज क्या है उसकी, उसको फॉलो करने की? फ्रेमिंग द डायलॉग्स या फिर डेवलपिंग अ प्लॉट एंड कैरेक्टर्स इन इट, या फिर एज एन एक्सरसाइज इन समराइजिंग अ लेंथी पैराग्राफ इनटू अ शॉर्ट नोट, या फिर एज एन एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन एंड अ वैल्यूएबल मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग। मीन्स हम उसको कंपोज करते हैं, है ना? सो कंपोज करते हैं और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी कि मेथड, वैल्यूएबल मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड? कौन सा ऐसा प्रोनाउन है हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम नोटिस, किसी इवेंट के लिए एक नोटिस लिख रहे हैं? आई, यू, या दोनों, या कोई भी नहीं? तो हमें इसमें से कोई भी नहीं यूज करना। ठीक है, ना आई ना यू, यानी कि दोनों ही, किसी भी तरह का प्रोनाउन हम यूज नहीं करते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं। बिकॉज मोस्टली नोटिस क्या होते हैं, हम नेम रेफर करते हैं। मोस्टली नोटिस क्या होते हैं वैसे, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द नोटिस हम या तो पर्सन का नाम देते हैं, जो भी डेजिग्नेशन उसकी देते हैं, जो भी पर्सन उसको नोटिस को लिख रहे हैं, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम देते हैं, इस तरीके से देते हैं। तो हम ना आई यूज करते हैं ना ही हम यू यूज करते हैं। Fine, so answer is C. Next one, which period of education is normally detailed in a resume? अब resume writing की बात करें हम, resume writing के अंदर अगर आप कौन सी ऐसी डिटेल है जो नॉर्मली हम इंक्लूड नहीं करते? प्राइमरी या एलिमेंट्री, सेकेंडरी या फिर टेरिटरी, या फिर कोई भी नहीं? तो इसमें से हम आपकी जो डिटेल है वो प्राइमरी और एलिमेंट्री, यानी कि हमारा जो स्कूल लेवल का रिकॉर्ड होता है, जो प्राइमरी इन द सेंस जो 1 to 5 का जो होता है, हम 10th से देते हैं कि 10th 12th उसके बाद, है ना? सो सेकेंडरी हम देते हैं, टर्टियरी भी हम देते हैं कॉलेज लेवल का, देन बट हम कौन सा नहीं देते? प्राइमरी एंड एलिमेंट्री रिकॉर्ड हम डिटेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द रिज्यूमे दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड द डेट। तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर हम रिज्यूमे में एड्रेस एंड डिटेल देते हैं? सो दैट इज द हेडिंग। अगर आप किसी भी रिज्यूमे को, अभी भी लेटेस्ट आप अपना कोई भी रिज्यूमे, तो सबसे पहले आपका वहां पे जो नेम होगा, एड्रेस होगा, एंड देन आपका जो भी डेट मेंशन आप करेंगे वो आपकी सबसे हेड पे रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे जो होता है उसके अंदर कॉमनली उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, फॉरवर्ड क्रोनोलॉजिकल, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? ये सारी चीजें मैंने आपको रिज्यूमे के बारे में करवाई हैं ऑलरेडी। आप वो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी आप देख सकते हो। ठीक है, राइटिंग सेक्शन एबिलिटी की जो, जिसमें हमने डिटेल करी है।
तो यहाँ पे हम उसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। रिवर्स क्योंकि हम उसमें रिवर्स चलते हैं, यानी लेटेस्ट जो मेरी क्वालिफिकेशन होगी वो सबसे ऊपर लिखी जाएगी, उसके बाद ही नीचे जो लास्ट मेरी क्वालिफिकेशंस रहेंगी उसके मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट रहेगी। ठीक है, अगर मैंने लेटेस्ट पास आउट किया है, मान लीजिए अगर मैंने लास्ट अपनी जो क्वालिफिकेशन थी मेरी वो 2021 में क्लियर आउट किया है, तो मैं 21 से स्टार्ट करूंगी उसको, फिर उसके बाद 20 में मैंने क्या किया, उसके बाद 19 में मैंने क्या किया, इस तरीके से। सो रिवर्स क्रोनोलॉजी हम इसके अंदर करेंगे। देन नेक्स्ट इज आई केम एज मच क्विकली एज आई कुड। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ना? ये क्वेश्चन आपको आया है ओमिशन में से। तो ओमिशन में से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस डाले हैं, सो दैट यू कम टू नो कि ठीक है, इस तरीके से भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें से आपको जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो ओमिट करना है, यानी उसको निकालना है, यानी इसको छोटा कर सकते, कितना छोटा हम इसको कर सकते हैं, या फिर इनमें से जैसे चार ऑप्शन है, इनमें से हम क्या ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई केम एज मच क्विकली एज आई कुड। ठीक है, इसमें से हम एज निकाल सकते हैं, मच, क्विकली या केम। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसा कीजिए कि सेंटेंस को एज के बिना रीड कीजिए। ठीक है, आई केम डैश मच क्विकली एज आई कुड, नहीं बना। ठीक है, सेकंड मच ट्राई कर लो, मच को ओमिट कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, आपको उस ऑप्शन में से ही चूज करना है। सो आई केम एज क्विकली एज आई कुड, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना? देन क्विकली, अगर हम क्विकली ही कर देते हैं, आई केम एज मच एज आई कुड, नहीं बन रहा सेंटेंस। देन केम आई एज मच एज, ये तो बिल्कुल नहीं बनना है ना? सो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। सो द आंसर इज मच, यानी अगर हम इसमें से मच जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तब भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। I came as quickly as I could. नेक्स्ट, ये भी कुछ इसी तरीके का है। आई डोंट केयर हाउ मच एक्सपेंसिव दैट लैपटॉप इज, आई एम गोइंग टू बाय इट। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है कितना महंगा है, मुझे तो खरीदना है, मैं खरीदने जा रही हूँ। सो यहाँ पे हाउ मच या टू, दैट या टू, अब इस इनके बिना अगर आप इनको रीड करके देखोगे तो यू विल कम टू नो। सो आई डोंट केयर मच एक्सपेंसिव दैट लैपटॉप इज, नहीं बन रहा है ना? I don't care how expensive that laptop is. Again, अब यहाँ पे भी अगर आप much निकाल दे रहे हो तो सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, I don't care how much expensive laptop is. अब इसमें ये नहीं पता लग रहा कौन सा लैपटॉप, that तो हम एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे। टू, I am going by it, टू भी हम एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे। So the answer is much. ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफी, इसमें भी हमें ओमिट करना है। वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ओमिशन का क्वेश्चन है, बट वहां आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको ओमिशन अप्लाई करना है ना, या फिर ओमिट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको ये बात बोलती हूँ कि जब भी ग्रामर का पोर्शन आएगा उसमें ये आएगा कि अगले 5 क्वेश्चन में आपको ये चीज करनी है, टेंस करने हैं, या अगले टू क्वेश्चंस में आपको ये करना है, या ये पैराग्राफ में आपको ये बताना है ना। सो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और चीज में आप कोई और चीज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, अब इसमें भी हमें ओमिट करना है, तो मोस्ट अगर हटा के देखते हैं, ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं बन रहा। ऑफ हटा के देखते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफी, बन रहा है। डू, मोस्ट ऑफ पीपल नॉट अंडरस्टैंड, नहीं बन रहा। पीपल, पीपल ये निकाल देंगे तो क्या ही रह जाएगा, है ना? सो यहाँ पे हम क्या निकाल पा रहे हैं, ऑफ। सो ऑफ इज द राइट आंसर, यानी कि मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड फिलोसफी कैन बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे ये कह रहा है कि यू आर अ एडिटर, आपको इस तरीके के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आएगा। आप एक एडिटर हैं स्कूल न्यूज़पेपर के, एंड जस्ट रिसीव द एडवाइस कॉलम फ्रॉम वन ऑफ द जर्नलिस्ट। ठीक है, आपको एडवाइस कॉलम में एडवाइस मतलब आपको एडिटर, आप एक एडिटर हो और आपको आया है एक एडवाइस कॉलम। ठीक है, फ्रॉम अ जर्नलिस्ट। अब टाइटल उसका है राइटिंग द परफेक्ट पेपर। ठीक है, परफेक्ट पेपर कैसे लिखा जाता है उसका ये टाइटल है। देन यू बिगिन रीडिंग द कॉलम, अब आप पढ़ने पढ़ने लगे हो, एंड केम अक्रॉस दीज बफलिंग सेंटेंसेस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन एन एकेडमिक पेपर इज इंसल्ट योर प्रोफेसर, be sure to make corrections to your paper and always tip your waiter। ठीक है,
अब यहाँ पे मतलब ये पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, द जर्नलिस्ट सेंटेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर, या फिर सेकंड द सेंटेंस हैज अ गुड थीसिस, अच्छा खासा उन्होंने रिसर्च करके लिखा हुआ है, इट कैप्चर्स रीडर्स अटेंशन, आपकी अटेंशन गेन करता है, या फिर द जर्नलिस्ट स्टेटमेंट इज अ जनरलाइजेशन, इट कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू, हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, या फिर द थीसिस इज इनकंसिस्टेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉलम। अब इनमें से क्या आपको लग रहा है? तो बहुत ही, वैसे तो पढ़ने से ही पता लग रहा है, बहुत ही क्लियर, जब आप पढ़ भी रहे हो इन लाइंस को तो आपको वैसे ही पता लग रहा है कि इनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी मीन्स उन्होंने जो बात कही है ऊपर वो नीचे वो वेटर को टिप देने की बात कर रहे हैं, या ऊपर वो जो करेक्शन अपने प्रोफेसर को इंसल्ट आप कर देंगे अगर आप एक गंदा पेपर लिखेंगे, तो देयर इज नो कनेक्शन इन द सेंटेंसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, what tense is commonly used while writing a report? तो अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? देखो आपको टेंस इज पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस हम यूज करते हैं जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं। देखो राइटिंग सेक्शन में जब भी आपको फॉर्मल में कुछ भी लिखना है ना, फॉर्मल में कुछ भी लिखना है, तो फॉर्मल में जब भी आप एक नोटिस या रिपोर्ट या कुछ भी लिखते हो तो वो मोस्टली इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा, आपका पास्ट टेंस में रहेगा एंड पैसिव वॉइस में रहेगा। ठीक है, इसको तो माइंड में वैसे ही बिठा लो। तो अगर ऐसा कुछ भी पूछते हैं तो आपको वॉइस, स्पीच एंड उसका टेंस, तीनों ये क्या रहेंगे आपको जो मैंने बताए वो आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नोटिस? एक नोटिस का सबसे मेन पर्पस क्या होता है? टू एंटरटेन द ऑडियंस, एंटरटेनमेंट करना होता है, टू अनाउंस एन अपकमिंग इवेंट और इंफॉर्मेशन, या टू राइट अ पर्सनल लेटर, या फिर टू शेयर अ स्टोरी। ठीक है, क्या होता है? अब इसमें से वैसे ही पता लग रहा है हमें क्या, कि हमें कोई अनाउंसमेंट करनी हो, किसी अपकमिंग इवेंट या कोई इंफॉर्मेशन पास करनी हो तो हमें क्या लगता है, नोटिस हमें लिखना होता है। सो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। Next one. In a notice, which of the following elements is considered optional? इनमें से क्या चीज हमें ऑप्शनल है, हम क्या स्किप कर सकते हैं जब हम नोटिस लिख रहे हैं? टाइटल या हेडिंग, या फिर डेट ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस, या फिर आपका इशू, मतलब इशू कब हुआ, डेट ऑफ इशूइंग या इशुएंस। ठीक है, देन डिटेल्स ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, या फिर सेंडर के सिग्नेचर। तो इनमें से ऐसा क्या है जो आप स्किप कर सकते हैं? इसमें से सिग्नेचर्स आप स्किप कर सकते हैं। फाइन। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन? अब आपको टोन बतानी है, एक फॉर्मल नोटिस की टोन कैसी होनी चाहिए? कैजुअल एंड फ्रेंडली, फॉर्मल एंड डायरेक्ट, परसुएसिव एंड इमोशनल, या फिर हाँ ह्यूमरस एंड एंगेजिंग। तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो सकती है ना, ना ही ये परसुएसिव, इमोशनल भी नहीं हो सकता है, ह्यूमरस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सो द आंसर इज फॉर्मल एंड डायरेक्ट, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका जो नोटिस है उसकी टोन जब आप बात कर रहे हो तो वो बहुत ही फॉर्मल साउंड करनी चाहिए और बहुत ही डायरेक्ट टू द पॉइंट साउंड करना चाहिए। ठीक है, which of the following sentences correctly begin a formal notice? अगर आप एक formal notice की मतलब starting sentence क्या होगा? Hello everyone, listen up, ये हो सकता है, या फिर it is to inform all students that, या फिर guess what, something exciting is coming, या फिर ये हो सकता है यू शुड नो अबाउट दिस। तो बहुत ही आपको क्लियर पता लग रहा है कि इट इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से हम एक नोटिस को शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन ये सब हम कैजुअल वे में नहीं बोल सकते हैं। देन इनमें से क्या ऐसी चीज है जो स्कूल नोटिस की, आप एक स्पोर्ट्स इवेंट अनाउंस कर रहे हो तो उसमें से क्या आपको इंक्लूड नहीं करना है? डेट एंड वेन्यू नहीं बताओगे? डेट एंड वेन्यू बताएंगे बिल्कुल, है ना, बतानी पड़ेगी तभी पता चलेगा स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ हो रहा है और किस डेट पे हो रहा है। नेम ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, पार्टिसिपेटिंग कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये नोटिस में बताना जरूरी है। प्रिंसिपल्स पर्सनल कमेंट्स ऑन द इवेंट्स, ये बताना जरूरी है। या फिर रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये बताना जरूरी है। तो क्या बताना जरूरी नहीं है, सॉरी, है ना, क्वेश्चन इज नॉट विच इज प्रिंसिपल के पर्सनल कमेंट्स क्या है, वो तो वो इवेंट के बाद भी बता सकते हैं, अपनी स्पीच में भी बता सकते हैं, यू डोंट हैव टू इंक्लूड इट इन योर नोटिस। ठीक है, तो कौन कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है, यानी कि टीम से क्या पता चलेगा आपके क्या क्या स्पोर्ट्स इवेंट में क्या क्या
की चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है, मतलब कौन कौन सा स्पोर्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे, तो किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो सारी टीम्स का पता चलेगा। देन वेन्यू एंड डेट ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा। देन इन अ नोटिस फॉर अ लॉस्ट आइटम, आप कोई खो गई है चीज, उसके बारे में एक नोटिस लिख रहे हो, तो इसमें से क्या चीज अननेसेसरी डिटेल है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉस्ट आइटम, जो खो गया है उसका डिस्क्रिप्शन। रिवॉर्ड फॉर रिटर्निंग द आइटम, डेट एंड टाइम ऑफ द लॉस, या फिर फुल नेम एंड पर्सनल एड्रेस ऑफ द ओनर। इसमें से ऐसी क्या चीज है जो आप स्किप कर सकते हो? देखने में तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही लग रही है ना। फुल नेम एंड पर्सनल एड्रेस, ये चीज आपको नहीं डालनी है, जस्ट आप एक फोन नंबर दे के छोड़ सकते हो, है ना। या फिर फोन नंबर भी आपको नहीं देना है, तो आप किसी पर्सन जिनसे जाके कांटेक्ट पर्सन का नेम, मतलब आप जस्ट नेम भी लिख सकते हो, फुल पर्सनल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कह सकते हो कि किसी को मिली है तो आप इस जगह पे उसको रख दीजिए, है ना, या रिसीव हुई है तो लाइब्रेरी में रख दीजिए, हम इस तरीके से दे देते हैं। तो ऐसा आप दे सकते, because it is formal, you cannot give your personal address there. Then next आता है, when drafting a notice, how should the details of an event be presented? कैसे आपको details देनी है जब आप एक notice लिख रहे हो? chronologically देनी है, स्टोरी की तरह कि देखो पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे देनी है, या फिर बुलेट पॉइंट्स में देनी है, कंसाइज सेंटेंसेस में, या फिर इट शुड बी अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, या फिर इट शुड बी यूजिंग फिगरेटिव या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन तो हमें देना ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नहीं नोटिस में, हम क्वेश्चन आंसर क्यों करेंगे, है ना। क्रोनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो हम रिज्यूमे में करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, सो बचा क्या हमारे पास, अगर हम ऑड वन आउट भी करते हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आपको पढ़ने से पता लग रहा होगा कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं हम उसमें नोटिस के अंदर देते हैं, और बहुत ही कंसाइज स्टेटमेंट्स के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। Next is, which of the following is not a key feature of a well written advertisement? एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो क्या वो कंसाइज नहीं होती, उसमें यूज ऑफ जैर्गन्स नहीं होते, या फिर मतलब तो नहीं होने चाहिए, या फिर उसमें परसुएसिवनेस नहीं होनी चाहिए। परसुएसिव वर्ड बार बार आ रहा है ना। परसुएसिव का मीन्स होता है जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं या लिखते हैं, जैसे स्पीचेस भी परसुएसिव होती हैं, तो हमारी जो स्पीचेस हैं वो पहले लिखी ही जाती है ना, तब हम बोलते हैं। फॉर्मल स्पीचेस तो लिखी ही जाती हैं। तो जब हम उनको लिखते हैं तो उनमें ऐसे वर्ड्स यूज करना या ऐसे सेंटेंसेस यूज करना जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो परसुएसिव होती हैं। तो परसुएसिव वर्ड पेपर में कहीं भी आता है राइटिंग सेक्शन में, दैट मीन्स जब आप कुछ ऐसा लिख रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो जो सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव जिससे ज्यादा डले, ठीक है, तो वो परसुएसिव रहेगा, इन्फ्लुएंशियल, तो वो नहीं होना चाहिए। या फिर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस, यानी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट नहीं करेंगे। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट पे है ये क्वेश्चन, है ना, जब आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट को क्या नहीं करना है, जैर्गन्स यूज नहीं करना है। ठीक है, जार्गन क्या होता है, कोई भी टेक्निकल वर्ड आपको यूज नहीं करना है। अब अगर डॉक्टर अपनी मेडिसिन को नॉर्मल पैरासिटामोल ना लिख के उसका सॉल्ट का नेम लिख देगा, तो हमें सब बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि कौन सी वाली खानी है ना, दवाई। या फिर अगर कोई टेक्नीशियन है, वो अपने किसी भी चीज का, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहूंगी कि किसी भी टेक्निकल वर्ड को यूज करूंगी तो वो जरूरी नहीं है सबको समझ में आएगा, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज वहां पे यूज करते हैं। तो आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल, जो जनरल हो, सबको समझ में आए, ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो कि हर कोई पढ़ता ही समझ जाए, ठीक है। Next question. Which aspect of an advertisement is crucial for engaging readers and influencing their decision making? तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत मतलब क्रूशियल है आपके रीडर्स के लिए, ताकि वो उसको इन्फ्लुएंस कर सके और वो आपकी चीज खरीदने या उसको देखने या आपकी सर्विस लेने के लिए रेडी हो जाए, यानी अपना डिसीजन मेकिंग रखें। सो लेंथ ऑफ द कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए, या फिर हाई वोकेबलरी यूसेज होना चाहिए, या कॉल टू एक्शन होना चाहिए, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो ऑब्वियसली उनको समझ में नहीं आएगा, हाई वोकेबलरी यूज करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, लंबा खासा कंटेंट रखेंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट्स हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी और हम डेली देखते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लो,
चाहे आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, तो एडवर्टाइजमेंट जब लिखी जाती है बहुत ही क्रिस्प छोटे से थोड़े से वर्ड्स में लिखी जाती है एंड टू द पॉइंट होती है। तो उसके नीचे क्या रहता है हमेशा, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स अगर आप फटाफट से ये चीज बाय करना चाह रहे हैं, है ना, जैसे अगर आप स्क्रॉल भी करते हैं, आपके सामने कोई प्रोडक्ट आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, तो आप वो वीडियो देखने के बाद कॉल टू एक्शन करते हो, यानी कि उनका पेज विजिट करते हो या फिर उनकी वेबसाइट पे मतलब जाते हो, या फिर उनको कॉल करते हो या टेक्स्ट करते हो कि मुझे ये चीज खरीदनी है। तो कॉल टू एक्शन का मतलब है अगर आपने उस चीज को लेने का मन बना लिया है, आप कन्विंस हो गए हो, और देन आपको क्या करना है ना। सो कॉल टू एक्शन होना एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही जरूरी है, यानी आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या जहां भी वो सामने वाला जो रीडर है आपको कैसे अप्रोच कर सकता है। Then, which aspect of an advertisement is crucial for engaging readers and influencing their decision making? तो advertisement जब हम लिख रहे हैं, ओके ये मैं अगेन पढ़ दिया। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ एन इमोशनल अपील। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में कर रहे हो तो इनमें से क्या चीजें रहेंगी। टू प्रेजेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अब देखो ध्यान किस पे रखना है, हमने इमोशनल अपील कर रहे हैं हम लोगों को। टू इवोक फीलिंग्स एंड परसुएट द ऑडियंस थ्रू इमोशंस। टू टारगेट अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, या फिर टू इंट्रोड्यूस टेक्निकल जैर्गन टू साउंड प्रोफेशनल। अब बिल्कुल जैर्गन तो हमने यूज ही नहीं करना, ठीक है। दूसरा हमने क्या नहीं करना, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, यानी कि आप किसी एक टारगेट करके चल रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी चीज को सेल करना है, नो, आई वांट एवरीवन टू बाय इट, है ना। देन इमोशनल करना है हमने, कि इमोशनली उनको अपील करना है, तो अपीलिंग होना चाहिए हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर इज टू इवोक फीलिंग्स, यानी उनकी भावनाओं को जगाना होगा उसके लिए, एंड उनके इमोशंस को प्रभावित करना होगा, यानी परसुएड करना होगा। So the right answer is B. Next one. In terms of visual design, जब हम visual design की बात कर रहे हैं, what is the main goal of white space in an advertisement? Advertisement में जो white space रखा जाता है visual designs में, यानी कोई image है या कोई ऐसी चीज है, या कोई आप पैम्फलेट देख रहे हो, या कोई बड़ा सा आप कोई भी मतलब एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड देख रहे हो, है ना। सो उसमें जो वाइट स्पेस रखा जाता है, व्हाट डज दैट मीन, वो उसका मेन गोल क्या होता है। टू डिस्ट्रैक्ट द व्यूअर, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए व्यूअर को, या फिर टू मेक द एडवर्टाइजमेंट सीम लॉन्गर, टू एनहांस रीडेबिलिटी एंड फोकस अटेंशन ऑन की एलिमेंट्स, या फिर टू फिल अप अनयूज्ड स्पेस। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आप अगर आप अच्छे से मतलब इसको ध्यान से पढ़ोगे, तो हमें क्या करनी पड़ती है, रीडेबिलिटी एनहांस करने के लिए, यानी थोड़ा रीडेबिलिटी मीन्स अगर वाइट के ऊपर आपने कोई भी फॉन्ट कलर यूज किया है तो वो अच्छे से दिखेगा, दूर से दिखेगा, है ना। अगर मैंने ब्लैक के ऊपर वाइट मतलब ब्लैक के ऊपर कोई फॉन्ट दिया है, वैसे तो हमें हर कलर में ही एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं, बट मोस्टली आपको वाइट पे दिखेंगी, क्योंकि अगर आपको व्हाइट के ऊपर कोई भी चीज नजर आती है, कोई भी अदर कलर नजर आता है, तो वो हाईलाइट होके नजर आता है ना। तो अगर मैं, या फिर येलो में नजर आएंगी, मीन्स लाइट शेड्स में आपको नजर आएंगी, जिनके ऊपर डार्क कलर आपको दूर से ही दिखाई देगा, ठीक है। सो रीडेबिलिटी एनहांस करने के लिए एंड फोकस ऑन अटेंशन ऑफ की एलिमेंट्स को एनहांस करने के लिए हम व्हाइट स्पेस में उसको हाईलाइट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। Then, which of the following type of appeal in advertising is aimed at making the audience feel that a product is indispensable to their lifestyle? ऐसी कौन सी अपील हो सकती है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट नहीं लूंगा तो मेरी जिंदगी में मतलब कुछ कमी रहेगी, है ना। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लिव लाइफ, ऐसा उनको लगना चाहिए। तो ऐसा कौन सा रहेगा, इमोशनल, रैशनल, फियर, या फिर स्टेटस। ठीक है, तो जैसे आप आजकल तो आप सोशल मीडिया, हर कोई सोशल मीडिया ही देखता है, तो जो स्टेटस अपील होती है ना, तो हमें उनको डराना है। वैसे तो मोस्टली यही होता है कि डराते हैं, या तो ना तो हमें डराना है, बट लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लॉजिकली क्या होना चाहिए, स्टेटस अपील होनी चाहिए, है ना। कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे आपके लाइफस्टाइल को कैसे एनहांसमेंट देगा। तो अगर आज आप ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो कल दिन ये अगर इतने ही पैसों में, इतनी ही चीज में आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो, सो हाउ मच अपीलिंग इट कैन बी, एंड इट हाउ मच इट कैन ऐड टू योर स्टेटस, ठीक है। सो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है बेटर स्टेटस का, वो चीज आपको यहाँ पे एनहांस करनी है।
Then next is which technique is used in advertisement writing to make a brand's message memorable? एक ब्रांड का मैसेज हमेशा मेमोरेबल रहे उसके लिए क्या चीज यूज की जाती है? थ्रू रिपीटिशन ऑफ की फ्रेजेस और थीम्स। इसे हम कहते हैं, वैसे तो आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा ये एलिट्रेशन क्या होती है, हाइपरबोल क्या होता है, टैगलाइन क्या होती है एंड एनाफोरा क्या होता है। अब इसका राइट आंसर है एनाफोरा। नाउ व्हाट इज इट? इसका अपने आप में ही जो मीनिंग है वो रिपीटिशन से है। जैसे आपके इसमें है ना कि रिपीटिशन, थ्रू रिपीटिशन आप क्या कर सकते हो, तो आप बार बार जब रिपीट करते हो अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी जो भी टैगलाइन है या जो भी आप फ्रेज यूज करते हो, जैसे कई प्रोडक्ट्स करते हैं कि जीरो शुगर, या फिर कोई कहता है कि रियल मिल्क, हाँ, ऐसा मतलब ऐसे करके अगर आप कुछ भी ऐसा यूज करते हो, आप उसको रिपीट करते हो, तो दैट इज द एनाफोरम। ओके, उससे आपका ब्रांड जो है मेमोरेबल बन जाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। Then what is the primary function of a headline in an advertisement? तो headline क्या करती है? Summarize करती है पूरी advertisement को, रीडर की attention grab करती है बहुत ही quickly, या फिर हमें details बताती है about the products, ठीक है, या फिर to offer a discount और promotion। हमें क्या करती है headline? Headline हमें बताती है कि किस तरीके से मतलब उसका मतलब मुझे ये पढ़नी है या नहीं। मतलब हम डिटेल्स में तब जाते हैं, जो हेडलाइन होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो हेडलाइन पढ़ने के बाद चाहे आप न्यूज़पेपर ले लो, चाहे आप वैसे ले लो, आप हर एडवर्टाइजमेंट तो नहीं डिटेल में पढ़ते होगे ना। कौन सी पढ़ते हो? जो आप जिसकी हेडिंग आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मतलब की है, या फिर मुझे ये जाननी चाहिए, या फिर मुझे ये चीज लेनी थी तो मैं डिटेल कर लेती हूँ। सो आपके हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, सो टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन क्विकली। Then when writing an advertisement, what does the acronym AIDA stands for? तो AIDA क्या होता है जब हम एडवर्टाइजमेंट को लिखने की बात करते हैं? तो देख लेते हैं हम, इसका राइट आंसर इज बी। सो बी मीन्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड देन एक्शन। ठीक है, यह सबसे पहले अटेंशन गेन करना, जिसके लिए आपको अपनी अच्छी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनानी होती है। सेकंड, इंटरेस्ट देखना कि मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन सी हो सकती है। जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट है वो सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ, है ना, या फिर मैं सिर्फ एक मतलब यंग एज के लोगों के लिए बना रही हूँ उस प्रोडक्ट को, या फिर मैं ओल्ड एज के लिए बना रही हूँ। सो आई नीड टू नो द इंटरेस्टेड ऑडियंस। सो किसका इंटरेस्ट इसमें हो रहेगा, एम्प्लॉयड पर्सन, नॉन एम्प्लॉयड, कोई भी ऐसा, मतलब जो भी मेरी ऑडियंस रहेगी उनका इंटरेस्ट, देन उनकी कितनी डिजायर है इसको लेने की, या उनकी डिजायर को प्रोवोक करना, देन एक्शन आएगा सामने से। ठीक है, नेक्स्ट वन, what is the most formal way to begin a formal email to an unknown recipient? अगर मैंने किसी unknown recipient को एक मेल सेंड करी है, फॉर्मल मेल सेंड करी है, तो उसका जो रिसिपिएंट है उसको मैं क्या मतलब क्या बोल सकते हैं? हाय बोल सकते हैं, हेलो देयर, टू whom इट मे कंसर्न, या फिर हेलो अकेला। ठीक है, तो इसमें से हम क्या हम मतलब मुझे नहीं पता वो मेल कौन पढ़ने वाला सामने से। सो टू whom इट मे कंसर्न, यानी बी इज द राइट आंसर। अब मुझे नहीं पता वो मैम है, सर है, कोई सीनियर है, जूनियर है, आई डोंट नो। सो मैं बट फॉर्मली उसको लिख रही हूँ, तो मैं यही लिखूंगी। देन which of the following sentence is the most formal? इनमें से सबसे ज्यादा फॉर्मल कौन सा साउंड कर रहा है? सो यू शुड लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, है ना, इफ यू नीड हेल्प, प्लीज नोटिफाई मी, should you require please notify me, should you require any further assistance। ठीक है, या फिर let me know if you need anything else, या I'll help you if you need it। तो इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा फॉर्मल लग रहा है? प्लीज नोटिफाई मी, अगर आपको कोई फर्दर असिस्टेंस की जरूरत है, तो ये सबसे ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज है। देन फॉर्मल राइटिंग जो है उसमें हम पैसिव वॉइस, अच्छा ये मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ ये चीज। इन फॉर्मल राइटिंग द पैसिव वॉइस इज ऑफन प्रेफर्ड बिकॉज, अब मैंने आपको क्या कहा कि वॉइस कौन सा चलेगा फॉर्मल राइटिंग में? पैसिव। क्या बोलते हैं, स्पीच कौन सी चलेगी? इनडायरेक्ट। टेंस कौन सा चलेगा? पास्ट टेंस। ठीक है, सो फॉर्मल राइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्यों हमें पैसिव वॉइस यूज करना है, क्यों प्रेफर हम करते हैं। सो इट मेक्स सेंटेंसेस शॉर्ट, इससे सेंटेंसेस छोटे हो जाते हैं इस वजह से, या फिर इट हाईलाइट्स द एक्शन रादर देन द एक्टर, या फिर इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, या फिर इट एम्फसाइजेस द सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट को वो एम्फसाइज नहीं करता है इससे,
और इजियर टू अंडरस्टैंड भी नहीं करता है, एंड ना ही हमारा जो सेंटेंस है वो इसकी वजह से छोटा हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे एक्शन को हाईलाइट करता है, यानी काम को हाईलाइट करता है। वहां पे हमें फॉर्मल राइटिंग में ये हमें नहीं दिखाना होता कि कौन कर रहा है ये काम, उस चीज को हाईलाइट नहीं करना होता। हमें क्या हाईलाइट करना होता है कि काम हुआ है और ये काम हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। सो उसके बारे में ज्यादा बताना होता है, दैट इज वाई राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इन फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज में इम्पर्सनल टोन नहीं होती है, या फिर यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता, या फिर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज नहीं होती है। तो यहाँ पे यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही क्लियर पता लग रहा है ये तो, कि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करने हैं अपने फॉर्मल राइटिंग के अंदर, ठीक है। और ज्यादा कंजंक्शंस हम नहीं लगाते हैं, जैसे मैं बहुत ज्यादा एंड यूज नहीं करती, बहुत ज्यादा बिकॉज यूज नहीं करूंगी, ठीक है। मतलब सेंटेंसेस को टू द पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे। देन which of the following expressions would not be used in formal writing? तो फॉर्मल राइटिंग में इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज नहीं करेंगे? एज अ रिजल्ट, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू द फैक्ट दैट, या फिर बिकॉज। कौन सा नहीं करना, ठीक है। वुड नॉट बी यूज्ड, तो ऑन अकाउंट ऑफ हम इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ कर सकते हैं, या ड्यू टू द फैक्ट दैट कर सकते हैं, या फिर बिकॉज कर सकते हैं। In which case should you avoid using bullet points on your resume? आपके resume में अगर आप bullet points डाल रहे हो तो उसको avoid क्यों करना चाहिए, मतलब why should it be avoided? Then क्योंकि हम वहाँ पे नंबर ए, मतलब ए क्या बोल रहा है, when listing key achievements कहाँ पे आपको avoid करने चाहिए ना, exactly कौन से सेक्शन में? सो लिस्टिंग की अचीवमेंट्स इन योर प्रीवियस रोल्स, आपने क्या क्या अचीव किया है वहाँ अवॉइड करना चाहिए। डिस्क्राइबिंग वॉलंटियर वर्क्स, या फिर आपका जो भी मतलब आपने काम इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके लिए, या फिर व्हेन राइटिंग द करियर समरी, या फिर आपका जो है आउटलाइनिंग द टेक्निकल स्किल्स। तो बुलेट पॉइंट्स आपको कहाँ नहीं डालने होते हैं, बुलेट पॉइंट्स आपको नहीं डालने होते हैं करियर समरी में। करियर समरी हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहती है, एंड दैट टू रिवर्स क्रोनोलॉजी में रहती है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो उसमें हम बुलेट पॉइंट्स नहीं डालते हैं, उसमें हम ईयर डालते हैं, बैक मतलब रिवर्स क्रोनोलॉजी में डालते हैं। Then which of the following strategies is most effective in getting past applicant tracking system ATS? ठीक है, अगर हम applicant का tracking system मतलब रखते हैं तो हमें इसमें से क्या चीजें जो हैं कौन सी अच्छी strategy रहती है? So using creative font या फिर formatting, अगर हम resume में डाल रहे हैं तो वो काफी अच्छा दिखता है, या फिर हमें इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स। आपने कभी एक जॉब देखी हो, अगर इसका एडवर्टाइजमेंट अगर आपने एक जॉब का देखा हो, मान लीजिए मुझे कोई टीचर हायर करना है, तो उसमें क्या दिखता है आपको, मेन उसके जॉब जॉब उसके कीवर्ड्स दिखते हैं, वैसे तो है ना, कीवर्ड्स दिखते हैं। सो राइटिंग अ ब्रीफ वन पैराग्राफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग एज मच पर्सनल इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड से मैच करते हैं। इवन टेक्नोलॉजी भी यही करती है ना। आप जैसे मैं अभी कह रही थी कि कोई जॉब पोस्ट अगर डालता है तो वो कीवर्ड्स डालता है कि हमें कैसा पर्सन चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, या ऐसे ऐसे करके, है ना। सो ऐसे करके आपके कीवर्ड्स रहते हैं कि ये वाली स्किल उसमें होनी चाहिए, वो वाली स्किल होनी चाहिए। सो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री बी फॉर्मेटेड, फॉर्मेट कैसे, मतलब उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ऑन अ रिज्यूमे टू इंश्योर क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। जॉब टाइटल्स कैसे होने चाहिए, मतलब बोल्ड, इटैलिक या लार्ज फॉन्ट्स में होना चाहिए, इन ऑल कैप्स या फिर अंडरलाइंड होना चाहिए, या फिर बोल्ड एंड कंसिस्टेंट विद सेम फॉन्ट होना चाहिए, मतलब फॉन्ट भी सेम हो, बॉडी टेक्स्ट भी सेम हो, सारा कुछ बोल्ड और कंसिस्टेंट होना चाहिए, या फिर इटैलिक्स एंड सेंटर्ड ऑन द पेज फॉर अटेंशन, कैसा होना चाहिए, जो अलग से दिखे, है ना। इन बोल्ड एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, विद सेम फॉन्ट, फॉन्ट सारे रिज्यूमे में सेम ही होना चाहिए, सिर्फ उसका फॉन्ट साइज जो है वो बॉडी टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। Then which is the least effective way of quantifying achievements in resume? अगर आप एक resume पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे कम इफेक्टिव वे कौन सा है अपनी अचीवमेंट्स को दर्शाने का, शो करने का, शोकेस करने का? देन इसमें फर्स्ट आपका ये कह रहा है
ऑप्शन कि इंक्रीज्ड सेल्स, मैंने मतलब वो बता रहे हैं अपने बारे में, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में, तो इनमें से सबसे कम इफेक्टिव वे कौन सा है? तो अगर मैं ये लिख रही हूँ कि इंक्रीज्ड सेल्स बाय 25% विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंशियल है ना? मैनेज्ड अ टीम ऑफ 10 प्लस पीपल लीडिंग टू अ 50% राइज इन प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लुएंशियल है, बिल्कुल पढ़ने से ही लग रहा है। पार्टिसिपेटेड इन वेरियस टीम प्रोजेक्ट्स टू एनहांस डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। अब इसमें ना तो नंबर ऑफ चीजें पता लग रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं, कितनी बड़ी टीम थी जिसको हैंडल किया है, या एग्जैक्टली आपको मतलब स्टैटिस्टिक्स नहीं है यहाँ पे, तो हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा है ना। देन reduced customer acquisition cost by 15% using targeted marketing campaigns, तो इसमें भी पता चल रहा है ना। So it should be C. C is the correct answer, जिससे हमें सबसे कम इफेक्टिव लग रहा है जो हमें अपनी अचीवमेंट्स को बताने में। Next question. Which of the following is a potential downside of using a functional resume format? तो जब हम एक functional resume लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें डाउन साइड इसका मतलब इनमें से क्या चीज है? सो इट कैन मेक योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, मतलब उसके बारे में आपको फंक्शनल रिज्यूमे, अगर आपने पढ़ा है रिज्यूमे के टाइप्स पढ़े हैं तो यू मस्ट बी नोइंग फंक्शनल रिज्यूमे। सो फंक्शनल रिज्यूमे में हम अपना एक्सपीरियंस या स्किल्स ज़्यादा विजिबल करते हैं, मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी, या फिर it highlights gaps in employment history that can concern recruiters, या फिर it focuses more on transferable skills rather than employment history, या फिर it allows for better customization for job specific and requirements। ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी वो क्या हाईलाइट करता है, फंक्शनल रिज्यूमे क्या हाईलाइट, क्या मतलब आपको उसको क्या नहीं, उसमें दिखाना क्या नहीं होता, तो उसके अंदर आपको क्या नहीं दिखाना, अपना गैप इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दैट कैन कंसर्न रिक्रूटमेंट रिक्रूटर्स। ठीक है, जो रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब फंक्शनल रिज्यूमे क्या करता है, आपकी स्किल्स ज्यादा हाईलाइट करेगा। अगर आपने गैप भी रखा है, आपके एजुकेशन के बाद आपने नहीं भी कहीं पे काम किया, तो उसको वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होने देगा। ठीक है, सो उसके ये चीज रहती है फंक्शनल रिज्यूमे। Next, which of the following is the most appropriate objective statement for a resume targeted at a mid-level marketing manager role? तो mid-level marketing manager role जो होता है, उसमें क्या objective, मतलब वो क्या objective statement अपनी रखेगा? मतलब मैं एक resume तैयार कर रही हूँ और मैं एक mid-level marketing manager हूँ, तो मेरी objective line statement क्या होनी चाहिए? resume में objective होता है ना, तो ऊपर ही आपके एड्रेस के बाद एक objective होता है कि मेरा लाइफ में क्या objective है या मेरे goals, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो लेट्स रीड कि फर्स्ट कहता है कि सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन टू एनहांस माय स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस। बी, टू ऑब्टेन अ पोजीशन दैट ऑफर्स प्रोफेशनल ग्रोथ and allows me to apply my experience in marketing. Looking for an entry level position in marketing to develop my knowledge and experience in the field. या फिर D, experienced marketing manager seeking to leverage 5+ years of data driven marketing strategies to increase brand growth and market share। तो इनमें से आपको कौन सी लग रही है? तो इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव जो लग रहा है, दैट इज द फोर्थ वन, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेलिंग है। मतलब डिटेल नॉट डिस्क्रिप्शन, डिटेलिंग मीन्स छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स हैं जिनसे हमें काफी ज्यादा पता चल रहा है उनके बारे में। experienced marketing manager, ठीक है, seeking to leverage 5+ years of data driven marketing strategy, ठीक है, and to increase brand growth and market share। ठीक है, so उन्होंने अपने बारे में भी बता दिया, and he wants growth, brand growth and market share, वो चीज भी इसके अंदर आ गई। Next, which of the following should be avoided in advertising writing to मेंटेन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विद द ऑडियंस? तो ऑडियंस के साथ अगर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को एडवर्टाइज करना है, तो क्या चीज इसमें से अवॉइड करनी चाहिए, मतलब लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। इंक्लूडिंग एन ऑफर और प्रमोशन आपको नहीं देना चाहिए, या कोई एग्जैजरेटेड क्लेम्स, यानी हम ये देंगे वो देंगे, है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, या फिर
यूजिंग अ प्रोफेशनल टोन आपकी नहीं होनी चाहिए, या फिर अ क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें वैसे ही पता चल रहा है कि एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं होने चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, है ना, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं कर, कुछ मतलब हाफ ऑफ द थिंग्स दे डू एंड हाफ ऑफ दे डोंट। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट चला जाता है लोगों का। तो प्रोडक्ट जब सेल कर रहे हो तो वही चीज़ बोलो जो आप फिर वैलिडेट करोगे, उसको बाद में दोगे भी उनको, ठीक है। Then next is, which of the following is an example of puffery in advertisement? Puffery क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में, अगर हम बात करते हैं? So stating a product's specification, जब आप एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, that means that is an example of puffery। या फिर offering limited time discount, या फिर claiming a product is the best in the world, ठीक है, ये कहना कि भाई हमारा प्रोडक्ट सब दुनिया में सबसे अच्छा है, विदाउट फैक्चुअल एविडेंस। ऐसे ही आप देखोगे कई ब्रांड्स ने ऐसे ही जैसे दिया होता है कि वर्ल्ड्स नंबर वन, है ना। आप मोस्टली ऐसे चीजें लेके आते होगे घर में, या आप यूज भी करते होगे, उस पर लिखा होगा इंडियाज नंबर वन, इंडियाज बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट, ऐसे। सो ये चीज क्लेम करना बिना किसी फैक्चुअल उसके, मतलब कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ होता कि वो बेस्ट है, बट ऐसे लिख दिया। देन प्रोवाइडिंग कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। So the right answer is claiming that a product is best in the world. इसे हम क्या कहते हैं? Puffery, ठीक। So ये advertisement में होती है। So these are the questions जो आपको advertisement, notice, omission, लेटर राइटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ये सारे इसके अंदर करवाए। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो भी सिचुएशन वाइज आ सकते हैं, या फिर आपको टू द पॉइंट आ सकते हैं, तो इजी टू कॉम्प्लेक्स हर तरह का क्वेश्चन आपको मैंने कराया है। कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड व्हाट एल्स यू वांट टू स्टडी, या फिर आपको एमसीक्यूज किस चीज़ पे आपको चाहिए हैं, या आपको कोई टॉपिक है, कोई कंसर्न, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।